नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप लिख पाएंगे इन वीडियोस को देखने के बाद में। यानी जो बच्चों की परीक्षाएं लिखित होती हैं, खास करके अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप की, उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अधिकतर विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं लिखित ही होने वाली है। आपको बता दूं कि अगर आप बीए के 5th सेमेस्टर में है, पंचम सेमेस्टर में है और इतिहास आपका सब्जेक्ट है, इतिहास का मतलब केवल इतिहास, ठीक है। अच्छा, केवल इतिहास को मेडिवल हिस्ट्री भी कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 आपको पता होगा कि जब आप पंचम सेमेस्टर में होते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो ये पहला पेपर है, मध्यकालीन इतिहास का पहला पेपर है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है महोदय? इसमें आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में आपको पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद के जो विभिन्न पहलू हैं या अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन सभी को एक प्रकार से जो लगातार पूछे जाने वाले हैं और जिनकी संभावना अब की बार बहुत ज्यादा प्रबल मात्रा में है कि पूछे जाएंगे, उन सभी को मैंने इसमें समाहित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स को एक प्रकार से लिखित रूप में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको उसको लिखना है। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। चूंकि ये है महामैराथन रिवीजन क्लास, इसके माध्यम से संपूर्ण सिलेबस आपका जो 8 इकाइयां हैं, उन सभी 8 इकाइयों से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का आज पेपर ही लगा हुआ है उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास लगातार एसएमएस किया और फोन किया कि गुरुजी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है 2 बजे से, कल मतलब कि आज ही, तो आप वीडियो दे दीजिए। मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूं, आपको बता दूं, ठीक है। रात के 2 बज रहे इस समय और मैं आपके लिए एक प्रकार से, चूंकि बहुत सारे बच्चों के इतने एसएमएस आ गए, मैं पूरा दिन बिजी शेड्यूल था, बट फिर भी मैंने रात में समय निकाला। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है। डीडीओ में भी यही सिलेबस आपका शामिल है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय में भी यही सिलेबस है, बट ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं उसके। इसके अलावा आप देखेंगे और भी कई विश्वविद्यालय, जैसे कि जो है आपका एमजेपी आर्य हो गया, यानी कि एमजेपी आर्य का मतलब समझ रहे हैं ना, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, ठीक है। इसके अलावा आपका झांसी, बीयू झांसी और ऐसे कई विश्वविद्यालय सब में पूछे आते हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी अगर यही सिलेबस होगा तो वहां पर भी यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे आपके प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है। देखिए, दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय वाले सब मैंने रखे हैं, तो बड़े ही, देखिए पहला क्वेश्चन ये भी दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है, लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न है, पूना पैक्ट या पूना समझौता के मुख्य प्रभावों पर टिप्पणी कीजिए। पूना में समझौता हुआ था, इसीलिए इसको पूना समझौते के नाम से जानते हैं। इसका कई प्रभाव भी पड़ा और बेसिकली ये हुआ क्यों था, इसके पीछे इतिहास है पूरा का पूरा, इसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये बेसिकली एक प्रकार से पूना में समझौता हुआ था। दलित नेता थे, उनका नाम था भीमराव अंबेडकर, उनके बीच में, और गांधी जी जो थे वो हरिजनों के तो भाई बड़े एक प्रकार से उद्धारक रहे हैं, और हरिजन ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीयता के एक प्रकार से महान नायक हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में यह समझौता होता है, पूना पैक्ट, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें एक प्रकार से कई बातें सामने आई, चूंकि एक प्रकार से भीमराव अंबेडकर कहीं ना कहीं पे उनको भी एक प्रकार से उनको लग रहा था कि ये जो जब देश आजाद होगा तो जो ऊंची जाति के लोग हैं इन्हीं का प्रभुत्व होगा और नीची जाति के लोग फिर भी एक प्रकार से पिछड़ जाएंगे। ऐसी मना स्थिति को लेकर के वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और तृतीय में भी भाग लेते रहे। उनका एक प्रकार से मन था कि भाई अगर एक दलितों के लिए अलग से जो है निर्वाचन पद्धति, या एक प्रकार से, जैसे चूंकि आप देखेंगे कि जो है पूना पैक्ट से पहले आप देखेंगे मतलब मुसलमान और हिंदू को बांटने का काम किया जा चुका था। बंगाल का विभाजन हो चुका था। बंगाल का विभाजन एक प्रकार से हिंदू और मुसलमान की एकता को इसे खंडित कर रहा था। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में एक प्रकार से धर्म के आधार पर बांट दिया गया, बंग भंग कर दिया गया, उसका खूब जम करके विरोध हुआ।
कई बड़े बड़े नेता इसमें एक प्रकार से इसका विरोध करते रहे। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो इंग्लैंड के लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो फूट डालो राज करो की नीति अपना ही रहे थे। उनका मतलब था कि अगर भारत में मुसलमान और हिंदू एक हो जाएंगे तो हम यहां पर 1 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। तो फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने अपनाई। इसके साथ ही साथ उन्होंने और काम किया क्या कि उन्होंने एक प्रकार से जब देखा कि हिंदू मुसलमान तो आपस में बट गए हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई है, मुस्लिम अलग अपना पार्टी बना चुके हैं, हिंदू अलग पार्टी बना चुके हैं। अब हिंदू में भी जो दलित जातियां थी उनके नेता थे एक प्रकार से भीमराव अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर को अपने पक्ष में करने के लिए या फिर दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करने के लिए तमाम प्रकार की बातें यहां पर होने लगी। ऐसे में गांधी जी जेल में थे। गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया, कहा कि भाई मैं एक प्रकार से जो है ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं देश के एक प्रकार से इस तरीके से विभाजन को मैं सह नहीं पाऊंगा। गांधी जी एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई नारा देने वाले हैं। तो गांधी जी को बात बहुत खली, उन्होंने आमरण अनशन किया। मेरी तो जेल से निकले, मीटिंग फिक्स करवाई गई, पूना में मीटिंग हुई भीमराव अंबेडकर और किसके बीच में, महात्मा गांधी के बीच में। क्या प्रभाव पड़ा इसका समझते। पहला प्रभाव, इस समझौते ने हिंदू समाज में प्रचलित पूर्ववर्ती व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया तथा दलितों की समस्या में कोई प्रभावी सुधार नहीं हो सका। यानी जिस सुधार के लिए एक प्रकार से समझौता किया गया था वह सुधार पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत सुधार हुआ लेकिन वह भी एक प्रकार से सम्माननीय सुधार नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, इस समझौते के द्वारा दलित वर्ग शक्तिशाली हिंदुओं के लिए एक राजनीतिक हथियार मात्र बन करके रह गया। यानी एक प्रकार से दलितों को एक प्रकार से मात्र राजनीतिक हथियार के रूप में देखा जाने लगा। जैसे आजकल के नेता दलितों को उकसा करके या मुस्लिमों को उकसा करके अपने वोट बैंक मजबूत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी हुआ। इसके अलावा तीसरा इसका प्रभाव यह पड़ा कि पूना समझौते ने दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग एक पृथक जाति के रूप में स्थापित होने से रोक दिया था। क्योंकि गांधी जी यही चाहते थे। गांधी जी एक प्रकार से चाहते थे कि भाई अलग निर्वाचन या अलग जाति, हिंदुओं से अलग एक पृथक जाति के रूप में इनको स्थापित ना किया जा सके। ठीक है, क्योंकि ये हिंदू ही है और हिंदू में एक प्रकार से हरिजन है, भगवान के आदमी है, जिसका कारण दलित वर्ग पुनः हिंदू समाज के अंतर्गत शोषण झेलने हेतु विवश हो गया। यह भी बात है कि भाई चूंकि उच्च जातियों ने एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मात्रा में जो है गलत जरूर किया इन लोगों के साथ, चूंकि दबाया, कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से दबाए जरूर गए ये लोग। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से पुनः भी वही स्थिति आ गई। चौथी बात, अच्छा भीमराव अंबेडकर जो है इससे बिल्कुल यह नहीं चाहते थे, लेकिन एक प्रकार से दबाव बना। भीमराव अंबेडकर कहे कि ठीक है भैया चलो ठीक है, उसके लिए मान गए, लेकिन इसमें बहुत सारे फायदे भी इसके हुए हैं। ठीक है, चौथा प्रभाव पड़ा कि भारत एक और अपने सामाजिक सुधार आंदोलनों के द्वारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श पर चलने की बात कर रहा था, परंतु पूना समझौते से भारत की प्रगति बाधित हो जाती है। पूना समझौते ने दलित वर्ग को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ठीक है, सांस्कृतिक, वैचारिक दृष्टि से अधिक कमजोर कर दिया तथा उन्हें ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का शिकार होने हेतु छोड़ दिया। अतः पूना समझौते के द्वारा दलित वर्ग के उत्थान का नहीं बल्कि पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ, यह भी कुछ विद्वान मानते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या एक प्रकार से पूरी, चूंकि गांधी भी दलितों के बड़े मसीहा थे, बड़े नेता थे, ठीक है, और बी आर अम्बेडकर भी थे, और दोनों ने एक प्रकार से मिल करके चीजें करी, लेकिन एक प्रकार से इसका परिणाम हुआ ना हो सका जो इन्होंने सोचा था। हालांकि परिणाम बहुत अच्छा भी हुआ था, ऐसी बात नहीं कि सारी बातें इसमें बुरी हुई थी, लेकिन हाँ इसमें तो कुछ मतलब कि जो उद्देश्य से इस समझौते को किया गया था वह उद्देश्य पूरा ना हो सका। इसके द्वारा अपनाई गई संयुक्त निर्वाचन प्रणाली ने भी दलित वर्ग का उत्थान नहीं किया। इस संदर्भ में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारिणी समिति ने स्पष्ट किया था कि अब तक हुए चुनावों के अनुभव इस बात को इंगित करते हैं कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली यानी कि सभी का मिल करके जो चुनाव प्रणाली है वो उसने दलितों को सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं दिया है और अभी भी वे बहुसंख्यक हिंदू जाति के लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। यानी ऐसी जातियां जो संख्या में ज्यादा है वह एक प्रकार से जरूर एक प्रकार से इन पर अत्याचार करती हैं और इनकी हाथों की कठपुतली बनी हुई है। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप गांव वगैरह में देखते हैं ऐसे चुनाव भी लड़ते हैं, अगर हरिजन या पिछड़ी सीट आ भी जाती है तब भी एक प्रकार से जो ठाकुर साहब होते हैं वो उनके ही कैंडिडेट के रूप में कोई हरिजन समाज का लोग या फिर कोई खड़ा कर दिया जाता है और एक प्रकार से नाम मात्र का वह प्रधान होता है, बाकी काम वाम सब वही संभालते हैं ठाकुर साहब। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे।
यहाँ पर किसी जाति विशेष को एक प्रकार से मैं इंडिकेट करके नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन एक प्रकार से होता यही था। लेकिन अब एक प्रकार से चीजों में सुधार आना शुरू हो गया है। अब चूंकि एक प्रकार से दलित भाई हमारे शिक्षित होने लगे हैं, शिक्षा एक प्रकार से बहुत बड़ा चीज है। आप देखते बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा रूपी दूध पीने की आवश्यकता हर एक इंसान को है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो दहाड़ेगा जरूर, ठीक है। अब ओझा जी को अपने देख लीजिए, ओझा जी हमारे बगल के ही हैं, अवध ओझा जी हमारे जस्ट बगल के। अब हमारा गांव थोड़ा सा मुश्किल से 2-3 किलोमीटर का दायरा है, 2 किलोमीटर का दायरा मुश्किल से होगा हमारे गांव के और ओझा जी के गांव के बीच में। हालांकि वो गांव में रहते नहीं थे, बाहर रहते थे। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि वो जाकर के किस पार्टी से मिल गए, आम आदमी पार्टी के सदस्य हो गए। अब शिक्षा के क्षेत्र में उनको भाई अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा का पूरा मामला दे दिया कि भाई आप शिक्षा से जुड़े हैं, आप शिक्षा का मामला देखो, ठीक है। तो ये बड़ी बात है भाई, पार्टी से मतलब नहीं किस पार्टी से जुड़े हैं, मतलब ये है कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य उनका ठीक है, मामला चाहे जैसा हो। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस भी यही कहते थे। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि भाई देखो आजादी मिलनी चाहिए, अब कैसे मिली है ये मैटर नहीं करता, मिलना क्या है आजादी, यानी हमारा उद्देश्य ठीक है लेकिन लक्ष्य हमारा ठीक है, अब हम किस पथ से जा रहे हैं वो मैटर नहीं करता। जबकि गांधी इसके ठीक विपरीत थे। गांधी कहते थे, और गांधी से और मतलब कि सुभाष चंद्र बोस से इसी बात को लेकर के हमेशा झटपट हुआ करते, मतलब कि वैसे मतलब कि गांधी जी के समक्ष जो है हमेशा नतमस्तक रहा करते थे सुभाष चंद्र बोस। बट सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। गांधी जी भी पीछे हट, मतलब कि गांधी जी की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं हो पाई थी कांग्रेस में। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को लड़ाया, पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार जाते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षी का चुनाव पट्टाभी सीतारामैया कैंडिडेट के रूप में खड़े किए थे। गांधी जी कहते कि भाई पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, पट्टाभी सीतारामैया को मैं खड़ा कर रहा हूं। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया काफी वोटों से हार जाते हैं, और जीतता कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी जब देखते हैं गांधी जब ऐसा कहते हैं कि भाई ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है मेरी हार है, वही समझ से कहते हैं कि भैया दाई दो डोला समर खेत में ले जाओ, हमें न चाहिए। सुभाष चंद्र बोस छोड़ देते हैं कांग्रेस पार्टी, इस्तीफा दे देते हैं कि ले जाओ भैया कांग्रेस अध्यक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी, अगर महात्मा गांधी मुझसे नहीं खुश है तो फिर मैं एक प्रकार से मेरा रास्ता अलग है। गांधी जी कहते थे जो रास्ता है आपका वह भी ठीक हो और जो लक्ष्य है वह भी ठीक हो, यानी रास्ता भी ठीक हो लक्ष्य भी ठीक हो। जबकि सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि रास्ता चाहे जैसा भी उबड़ खाबड़ हो लेकिन लक्ष्य ठीक रहना चाहिए, ठीक है, लक्ष्य आपका अच्छा रहना चाहिए। तो यहां पर चीजें वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, क्लियर। तो यही चीजें मैंने आपको बताई। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि चीजें जो है ये रही हैं। और ओझा जी जो है हमारे क्या बन चुके भैया, अब शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम करेंगे वो, हमको तो भाई इंतजार है क्या क्या काम करने वाले हैं। चले अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न भैया, खेड़ा सत्याग्रह पर लेख लिखिए। अब ये सब प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय में लघु उत्तरीय में बेसिकली पूछे जाएंगे दबा के प्रश्न। खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन क्या है। देखिए खेड़ा सत्याग्रह उनका एक और प्रमुख सत्याग्रह था, इससे उनकी भारतीय परिस्थितियों में सत्याग्रह की धारणा को और अधिक बल मिला। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा नाम के स्थान पर किसानों की फसल खराब हो गई थी। अब जब किसानों की फसल खराब हो गई, इसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। किसकी, किसानों की स्थिति बिल्कुल दयनीय, चूंकि फसल खराब हो गई तो एक प्रकार से उनकी दिक्कत आ गई, चूंकि फसल खराब, फसलों पर ही डिपेंड है, एक साल तक मेहनत करते भर्ती लगाते हैं और जब एक प्रकार से उनकी फसल बर्बाद हो गई तो भाई उनको कुछ मिलना ही नहीं है। उन्होंने सरकार को भूमि कर देने से मना कर दिया, क्योंकि जब भाई उपज ही नहीं हुई तो भूमि कर कैसे दिया जाए। तो किसानों ने एक प्रकार से भूमि कर देने से मना कर दिया कि भैया आपकी बार फसल नहीं हुई है, अब की बार टैक्स ना लो, कर ना लो। ऐसे में एक प्रकार से सरकार नहीं मानती है। किसानों ने सरकार से कर माफी के लिए आग्रह किया, परंतु सरकार ने इसके लिए साफ मना कर दिया कि नहीं भाई टैक्स तो लेंगे। ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी खेड़ा पहुंच करके किसानों को इकट्ठा करते हैं। गांधी जी को लगता है भाई, क्योंकि गांधी जी भी एक प्रकार से वहीं के हैं, पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे, तो गांधी जी एक प्रकार से इन परिस्थितियों में जाते हैं वहां पर और खेड़ा नाम के स्थान पर पहुंचते हैं, किसानों को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं किसानों से कि वह किसी भी परिस्थिति में कर ना चुकाएं, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। इस संघर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी के साथ भी मिल जाते हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी ये दोनों जी मतलब कि दोनों लोग मिलकर के यह आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं।
धीरे धीरे किसानों में एकजुटता और आक्रोश देख करके सरकार ने आदेश दिया कि जो किसान कर देने के योग्य हैं केवल उन्हीं से कर लिया जाए। यानी ऐसे किसान जिनकी फसल हुई है या जो अमीर किसान है उनसे एक प्रकार से टैक्स ले लो, और बाकी जो देने के योग्य नहीं है निरीक्षण करो, जो एक प्रकार से टैक्स चुकाने के योग्य नहीं है उनसे टैक्स ना लो। ठीक है। अंततः यह सत्याग्रह भी सफल रहा और गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा योग्य और कर्मठ सहयोगी भी यहीं से प्राप्त हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रकार से बिस्मार्क कहे जाते हैं भारत के। ठीक है। आप देखते हैं भारत का एकीकरण करने में इन्हीं की बड़ी भूमिका रही है। तो ये सब आंदोलन जो है, जब ये सब आंदोलन हो रहे थे तो इनमें राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, लोगों के अंदर एक प्रकार से नेशनलिज्म की भावना आ रही थी। क्योंकि आंदोलन जो होते हैं वह आंदोलन अपने देश के प्रति समर्पण की भावना को एक प्रकार से प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से चीजें आने लगी। ठीक है, यह बात ध्यान रखिए। अगर आप में से कोई बच्चा इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो जो बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तुरंत एसएमएस करें 9161 93 60 62 पर। केवल इसका ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 सभी का। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के भेजिएगा। देखिए मात्र 100 रुपीज जो है इसकी फीस रखी गई है। कितने रुपए भैया? मात्र 100 रुपए में आपको सारी चीजें दे दी जाएंगी। इसमें आपका को करिकुलर का पेपर भी शामिल है। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के लगभग 15 से 16 आपके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और उसकी वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर साल में भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको एक प्रकार से इसका भी एमसीक्यूज भी मिल जाएगा और आपका लिखित भी मिल जाएगा, दोनों टाइप का मिल जाएगा, पेपर 1 का पेपर 2 का, सभी सब्जेक्ट का आपका, यानी कि दोनों 2 सब्जेक्ट आपके और एक को करिकुलर, तीनों सब्जेक्ट की सारी व्यवस्थाएं आपकी कर दी जाएगी मात्र 100 रुपीज में। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से आप इसमें से जुड़ जाइएगा। ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं सभी के लिए एक प्रकार से जो है व्यवस्था कर दी गई है। तो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल एविडेंस बहुत कठिन है, तो आपको बिल्कुल सरल लगेगा जब आप हमारी वीडियोस को देखेंगे, हमारे लेक्चर्स को देखेंगे, अटेंड करेंगे, सारी चीज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी और सारे सब्जेक्ट की आपकी तैयारी यहाँ पर करवा दी जाती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को पर हम एक प्रकार से नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न आपका आ चुका भैया। प्रश्न, भारत में सामाजिक व धार्मिक आंदोलन पर लघु नोट लिखिए। लघु उत्तरीय में प्रश्न आ सकता है। देखिए भारत में 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के कारण भी राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई है। यानी कि जो भी आंदोलन हुए हैं उनसे राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई है, राष्ट्रवाद की भावना पनपी है। ठीक है। देश की सामाजिकता व धार्मिक परिस्थितियां, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां दिन प्रतिदिन जो है बिगड़ती ही जा रही थी। समाज में धर्म के नाम पर अंधविश्वास और कुप्रथाओं का प्रचार प्रसार लगातार बढ़ रहा था। इन आंदोलनों ने एक ओर धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर भारत में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए हैं, यह एक प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम और धार्मिक सुधार करने का काम करते हैं। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद अनाडे, महात्मा गांधी, ऐसे तमाम प्रकार के जो है नेता एक प्रकार से सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक प्रकार के सुधार करने में लगे हुए थे। ठीक है। और इसमें आप देखते हैं इस प्रकार के आंदोलनों में ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन संस्थापक कौन थे? उनका क्या नाम है? रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण जो है परमहंस। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। तो यह सब एक प्रकार से एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, तो एनी बेसेंट और राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और इसके अलावा विवेकानंद जी, ये सब एक प्रकार से सामाजिक सुधार कर रहे थे, धार्मिक सुधार कर रहे थे। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और श्रीमती एनी बेसेंट जैसे समाज सुधारकों ने भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया और उन्हें भारतीय संस्कृति के गौरवमयी इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में अवगत करवाया, ताकि लोग अपने अतीत को, अपने चीजों को जाने, अपने आप को पहचाने। इससे भारतीयों को अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता के विषय में ज्ञात हुआ कि हम तो बहुत उच्च हैं और ये अंग्रेज लोग हमसे नीचे हैं। हम इनके तरवा तरे कैसे रहेंगे भैया, जब हम इनसे आगे हैं। तो लोगों के मन में लगने लगा, तो यहाँ से राष्ट्रवाद की भावना पनपी। यानी यही नोट आप लिख सकते हैं, आराम से एक प्रकार से आपको नंबर मिल जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा भैया। प्रश्न आ चुका है, चौथा नंबर क्वेश्चन है 1857 दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है ये। 1857 की क्रांति पर 3 या 4 प्रमुख कारण लिखिए। 3-4 प्रमुख केंद्र क्या क्या है? 1857 की क्रांति में कई सारे केंद्रों पर लड़ाइयां हो रही थी। 1857 में क्रांति हुई थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी को कहा जाता है। 1857 ईस्वी में जो लड़ा गया था, इसे भारतीय विद्रोह एवं सिपाही विद्रोह के नाम से भी कुछ विद्वानों ने कहा।
इस स्वतंत्रता संग्राम में कई स्थान केंद्र के रूप में उभरे तथा सभी जगह विद्रोह का प्रभाव अलग अलग था। विभिन्न केंद्रों पर विद्रोह जो थे वो अलग अलग नेता जो है संभाल रहे थे। अलग अलग लोग जो है अलग अलग स्थानों से एक प्रकार से बिगुल फूंक चुके थे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, जो एक प्रकार से, लेकिन इसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी, अन्यथा अंग्रेज लोग वहीं पर भाग जाते, यहीं से इनका मनोबल टूट जाता अंग्रेजों का। पहला था तो भैया बैरकपुर। बैरकपुर से ही शुरुआत होती है। बैरकपुर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर माना जाता है। यहाँ सेना की टुकड़ियां निवास करती थी पहले, जिस कारण से इसका नाम बैरकपुर पड़ा था। क्योंकि बैरक जो है सेनाओं के होते हैं, तो बैरकपुर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बैरक तमाम बैरक सेना यहाँ पर रुका करती थी। यहाँ के मूल निवासी इस स्थान को चाणक चाणक नाम का स्थान इसको कहते थे, चाणक नाम के नाम था, लेकिन बैरकपुर पड़ गया क्योंकि यहाँ पर जो है सैनिक लोग रहा करते थे। इसी स्थान से प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात हुआ, जब मंगल पांडे नामक सैनिक ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के विरोध में अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाई। मंगल पांडे ने बैरकपुर परेड ग्राउंड में क्वार्टर गार्ड से निकलकर गोली चलाई तथा अपने साथियों को पुकारा, निकली आओ पलटन, निकली आओ पलटन, निकली आओ हमारे साथ। इसके परिणाम स्वरूप इसी परेड ग्राउंड में 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत या सेनानी के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा शुरू की गई क्रांति से ब्रिटिश शासन हिल जाता है। क्रांति को अंग्रेज सैनिकों के द्वारा दबा दिया जाता है, इनकी क्रांति को। पर मंगल पांडे की शहादत ने देश में जो क्रांति के बीज बोए, उसने 100 वर्ष के अंदर ही भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका। यानी इसके 1857 के बाद से आप देखते हैं 1950 तक आते आते मुश्किल से 100 सालों में एक प्रकार से मंगल पांडे का जो एक प्रकार से बलिदान था वह एक प्रकार से रुका नहीं। उस बलिदान ने एक प्रकार से लोगों के अंदर एक ज्वाला फैलाई, ज्वाला भड़काई, और एक प्रकार से लोगों ने यहाँ से एक प्रकार से क्या किया, अंग्रेजों को भगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ये तारवा जो था लगा ही नहीं था हमारे ख्याल से, इसी वजह से आवाज़ आपकी मेरी जा रही थी क्या सही से? आवाज़ नहीं जा रही होगी मेरी ना ठीक ठाक तरीके से, आप जा रही होगी ना? बिल्कुल। चले, वही मैं सोच रहा था कि भाई क्या हो रहा है। चले देखिए, दूसरा स्थान क्या था भैया? मेरठ। मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ जो है एक प्रकार से जो चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय है वही मेरठ की बात हो रही है। मंगल पांडे के द्वारा किए गए विद्रोह की चिंगारी अभी बुझी ही नहीं थी कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। इसका कारण भी चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग था, क्योंकि चर्बीयुक्त कारतूस को एक प्रकार से हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं छूना चाहते थे। क्योंकि सूअर था तो सूअर की वजह से मुसलमान नहीं छूते थे, गाय का चर्बी था तो इस वजह से हिंदू नहीं छूते थे, तो हिंदू मुसलमान एक प्रकार दोनों खफा थे। धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। जगह जगह पर स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के द्वारा आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और तीसरा केंद्र था दिल्ली। लगभग 2000 सशस्त्र भारतीय सैनिक मेरठ से निकल करके 11 मई 1857 ईस्वी को भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच जाते हैं। सूचना मिलते ही दिल्ली में 52वीं पलटन के कर्नल रिपले अंग्रेजी सैनिक लेकर के भारतीय विद्रोहियों का सामना करने हेतु तैयार हो जाता है। दिल्ली व मेरठ के सैनिकों के द्वारा गोली मार करके इसकी हत्या कर दी गई। मेरठ के सैनिकों ने फिरंगियों के राज्य का नाश कर दो, बादशाह की जय हो। बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर, जो कि इस समय दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे। तो बहादुर मतलब कि बादशाह की जय हो, दीन दीन, हर हर महादेव, तथा दिल्ली के सैनिक मारो फिरंगी को, इन तमाम प्रकार के नारे लगा करके जयकार घूस होने लगा, हर हर महादेव के नारे लगने लगे और इस तरीके से चढ़ाई कर दिया अंग्रेजों पर। लेकिन चूंकि एक प्रकार से नेतृत्व कोई नहीं करने वाला नहीं था, इस वजह से एक प्रकार से यह आंदोलन विफल हो गया। ठीक है, लेकिन इसने एक प्रकार से इन लोगों के अंदर एक प्रकार से जरूर यह आंदोलन विफल हुआ, लेकिन इसने एक प्रकार से एक बीज बो दिया, राष्ट्रीयता का बीज बो दिया, स्वतंत्रता की बात एक प्रकार से लोगों तक पहुंचाई। क्योंकि पहले व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था कि भाई फ़ोन कर दो कि भाई स्वतंत्रता लेनी है, चलो आंदोलन करते हैं। पहले लोगों को बताना होता था, लोग बलिदान दे करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके लोगों को बताते थे, सीख दिलवाते थे कि भाई देखो हमने क्या किया है, आप भी कर सकते हो। चले, बंगाल विभाजन के परिणाम बताइए।
बंगाल विभाजन के प्रमुख परिणाम निम्नानुसार दृष्टिगोचर हुए। पहली बात तो बंग भंग जो हुआ, बंगाल विभाजन का कई परिणाम हुआ। बंगाल विभाजन की वजह से पहली बात तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आई, चूँकि बंगाल विभाजन का खूब विरोध हुआ। बंग भंग का विरोध बंगाल से शुरू हुआ और पूरे भारत में फैल गया। दूसरी बात, उग्र राष्ट्रवादी दल के नेता उभर करके सामने आए। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता बंगाल आंदोलन के विरोध में आए। इसके अलावा बंग भंग के विरोध में आए। सन 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो को सुधार की बात करने को बाध्य होना पड़ा। दमन और सुधार की दोहरी नीति अपनाई गई यहाँ पर। इसके अलावा बंगाल विभाजन का अगला परिणाम हुआ कि सांप्रदायिकता प्रतिरूपित करने का लॉर्ड कर्जन का जो प्रयोग था वो सफल रहा। पूर्वी बंगाल के मुसलमान विभाजन से खुश थे, मगर जब विभाजन का विरोध हुआ तो वे नाराज़ हो गए। उन्होंने हिंदुओं पर हमले करने शुरू कर दिए। ये भी इसका परिणाम हुआ, क्योंकि कुछ मुसलमान चाहते थे कि भाई हमारा अलग हो जाए, हम पहले से अलग हो जाएं, मतलब कि इससे अलग रहें। विभाजन की योजना के लिए अंग्रेज़ों ने मुसलमानों का सहयोग प्राप्त किया। ठीक है, मुसलमान लोग एक प्रकार से अंग्रेज़ों से मिल करके मुसलमानों को अपना आका समझने लगे, कुछ मुसलमान। ठीक है, और उनसे मिल करके बंगाल विभाजन करवाने का काम उन्हीं लोगों ने किया था। उन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कराई। 1909 ईस्वी के अधिनियम में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन और अधिक प्रतिनिधित्व भी दिया गया। इस वजह से एक प्रकार से 1909 ईस्वी में एक प्रकार से आप 1906 में बंगाल मतलब कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1909 ईस्वी का अधिनियम जो आता है, ठीक है, उसमें एक प्रकार से मुस्लिमों को अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है, उनके लिए अधिक प्रतिनिधित्व भी उनको दे दिया जाता है। सरकार ने उग्रवादियों का दमन कर दिया। इससे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है यहाँ पर आरंभ हो जाता है। सरकार ने दमन की नीति भले ही अपनाई, मगर सन 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। क्योंकि एक प्रकार से सम्राट जॉर्ज पंचम को यहाँ पर आना था और जगह जगह पर धरने हो रहे थे, जगह जगह पर दंगे हो रहे थे, जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे। ऐसी स्थिति में कोई राजा अगर आता तो यहाँ पर देखता कि किस तरीके का शासन हो रहा है, तो उसको बुरा लगता। ठीक है, इस वजह से एक प्रकार से सारे दंगों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर बंगाल विभाजन का जो मामला था उसको रद्द कर दिया गया, ताकि एक प्रकार से सब मामला शांत हो जाए। अगला क्वेश्चन से होम रूल लीग के बारे में बताइए। देखिए, होम रूल आंदोलन एक शांतिपूर्ण वैचारिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य था भारतीय जनता को यह बताना कि स्वशासन प्राप्त करना उसका अधिकार है। स्वशासन मतलब कि अपना शासन। ठीक है, साथ ही अंग्रेजों को यह बताना कि भारतीयों को स्वशासन देना उनके ही हित में है। किसके हित में? अंग्रेजों के हित में है। अगर भारतीय स्वशासन करेंगे, अपने आप प्रशासन करेंगे, तो उनका ही फायदा होगा। होम रूल लीग के प्रमुख उद्देश्य थे कि भाई हम अपने घर में अपना शासन करेंगे, बाहरी मामला आप अपने आप देखो। ठीक है, पहली बात इसमें यह कही गई कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों के समान भारत को भी औपनिवेशिक शासन प्राप्त कराना, यानी कि एक प्रकार से आप हम पर बाहरी मामलों शासन करते रहो, आप हमारे आका बने रहो, लेकिन हम आंतरिक मामला खुद ही देखेंगे, हम अपने धार्मिक सामाजिक चीज़ों पर खुद ही निर्णय लेंगे। ठीक है, हम अपने चुनाव में खुद ही भाग लेंगे। इसके अलावा एनी बेसेंट का विचार था कि अगर शांतिपूर्ण वैधानिक आंदोलन नहीं चलाया गया तो भारत में उग्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए इस उद्देश्य से उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाना श्रेयस्कर समझा एनी बेसेंट ने, ताकि एक प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन ना हो, उग्रवादी आंदोलन ना हो। तीसरी बात, इस समय भारत में कोई आंदोलन नहीं चल रहा था। यह राजनीतिक रिक्तता का युग एक प्रकार से मान सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक मामलों में इस समय कोई आंदोलन नहीं चल रहा था बड़े स्तर पर। इस राजनीतिक रिक्तता को दूर करने के उद्देश्य से ही होम रूल आंदोलन चलाया गया था, ताकि एक प्रकार से आंदोलन कुछ ना कुछ होता रहे, ताकि अंग्रेजों को ये ना लगे कि भारतीय लोग शिथिल पड़ गए हैं। एनी बेसेंट कहती हैं कि मैं तो एक भारतीय टॉम हूँ, जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, ताकि वे उठें और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कार्य करें। एनी बेसेंट यहाँ की नहीं थी, बट उन्होंने एक प्रकार से बहुत काम किया। ठीक है, होम रूल आंदोलन के प्रचार पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है। होम रूल आंदोलन का प्रचार, देखिए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग ने मिलजुल करके प्रचार प्रसार किया। चूँकि बाल गंगाधर तिलक जो है गर्म दल के नेता हैं। एनी बेसेंट चाहती थी कि एक प्रकार से भाई अभी तो एक प्रकार से उग्रवादी आंदोलन अगर होगा तो यही लोग करेंगे, तो पहले ही करते कि भाई अगर अंग्रेज लोग मान जाए तो ना हो आंदोलन, लेकिन नहीं माने। प्रचार कार्य हेतु उन्होंने क्षेत्रों का बंटवारा किया। बम्बई में जमुना लाल, द्वारकादास और शंकर लाल
बैंकर एवं इंदुलाल याज्ञिक ने यंग इंडिया पत्र द्वारा लीग का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि प्रांतों में धुआंधार दौरा किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने बंगाल और संयुक्त प्रांत इत्यादि क्षेत्रों का दौरा किया। दोनों नेताओं के दौरे इतने अधिक सफल हुए कि एक पुलिस रिपोर्ट में कहा गया इन दोनों के दौरों के ऊपर कि होम रूल नेताओं की प्रचार यात्राएं विजय यात्राओं से कम नहीं हैं। मतलब ये लोग जो हैं, बाल गंगाधर तिलक हो चाहे एनी बेसेंट हो, जमुना दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर या इंदुलाल याग्निक हो, ये सब तो एक प्रकार से अपने पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये अलग अलग स्थानों पर दौड़े कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। तो एक पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि होम रूल नेताओं की प्रचार यात्राएं विजय यात्राओं से कम नहीं हैं। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं कि देश के वातावरण में बिजली सी दौड़ गई और हम नवयुवक एक अजीब उत्साह तथा स्फूर्ति का अनुभव कर रहे थे। क्योंकि जब एक प्रकार से यह आंदोलन चल रहा था तो जवाहरलाल नेहरू हमारे एकदम से युवा थे, यंग थे। तो वो कहते हैं कि भाई हम नवयुवक एक अजीब उत्साह और स्फूर्ति का अनुभव कर रहे थे जब यह आंदोलन चल रहा था, क्योंकि जोश भर रहे थे ये लोग। बाल गंगाधर तिलक की लीग की सदस्य संख्या श्रीमती एनी बेसेंट की लीग की सदस्य मतलब की लगभग दोगुनी थी। यानी कि बाल गंगाधर तिलक की जो लीग थी उसमें ज़्यादा लोग हो गए थे, श्रीमती एनी बेसेंट में कम थे। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्रचार कार्य के दौरान कुछ रचनात्मक कार्य भी किए थे। जैसे क्या क्या काम किया था इन्होंने? सबसे पहली बात तो ये कि जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का काम किया एनी बेसेंट ने। इसके अलावा पुस्तकालयों की स्थापना करवाई ताकि लोग पुस्तकों को पढ़ें। इसके अलावा छात्रों को शिक्षा देने की कक्षाओं का आयोजन भी करवाया श्रीमती एनी बेसेंट जी ने। इसके अलावा आंदोलन के पक्ष में जनता को तैयार किया ताकि जनता आंदोलन के पक्ष में होगी तभी एक प्रकार से कोई आंदोलन सफल माना जाएगा। क्योंकि जनता में नहीं 10 लोग बैठकर आंदोलन कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जब वास्तविक जनता साथ में आती है तब आंदोलन सफल माना जाता है। होम रूल आंदोलन एक बौद्धिक प्रक्रिया थी जिसमें जनता को शामिल किया गया था। सारा का सारा आंदोलन पूर्ण रूप से शांत और वैधानिक था, कानूनी तौर तरीकों के हिसाब से आंदोलन हुआ था ये। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखें, बाल गंगाधर तिलक ने तो ठीक था, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ये सब एक प्रकार से एकदम से उग्रवादी नेता हैं। इन्होंने एक प्रकार से कांग्रेस के नेताओं की जो एक प्रकार से चाटुकारिता थी उससे बहुत विरोधी थे ये लोग उनके। कहते भाई चलो हटो, अब जाओ, तुमको जो करना है करो, हमको जो करना है हम करेंगे। बिपिन चंद्र पाल के बारे में बताएं, टिप्पणी लिखिए इनके बारे में। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 1858 में हुआ था, 1932 में मृत्यु हुई थी इनकी। ठीक है, यानी 1757 की क्रांति इन्होंने नहीं देखी थी, मतलब 1857 की क्रांति नहीं देखी थी। 1858 का जब अधिनियम बन करके आया था तब ये एक प्रकार से जन्म हुआ था इनका। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति में बिपिन चंद्र पाल पहले ब्रह्म समाज से जुड़े। बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता के एक प्रकार से बड़े फेमस व्यक्ति रहे हैं। ब्रह्म समाज से पहले जुड़ते हैं। ब्रह्म समाज किसने? राजा राम मोहन राय वाले समाज से। इसके प्रवक्ता के रूप में कुछ दिन काम किया। 1898 ईस्वी व 1900 ईस्वी के मध्य यूरोप व अमेरिका की यात्राएं की। वे एक प्रखर वक्ता और लेखक भी थे बिपिन चंद्र पाल जी। वह एक पत्रकार भी थे जिन्होंने इस मंच का उपयोग देशभक्ति और राष्ट्रवाद के अपने संदेश को फैलाने के लिए किया था। यानी कि ये मतलब कि पत्रिकाओं के माध्यम से अपने एक प्रकार से राष्ट्रवाद की बात किया करते थे। उन्होंने द डेमोक्रेट और द इंडिपेंडेंट पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने परिदर्शक, वंदे मातरम, न्यू इंडिया और स्वराज जैसे कई अखबार और पत्रिकाएं भी शुरू करी। उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक लिखी है बिपिन चंद्र पाल जी ने, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन पुस्तक लिखी, नेशनलिटी एंड एम्पायर नाम की पुस्तक लिखी, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म पुस्तक लिखी, द न्यू स्पिरिट एंड स्टडीज़ इन हिंदुइज्म नाम की पुस्तक लिखी, और द सोल ऑफ इंडिया। ये तमाम प्रकार की पुस्तकें बिपिन चंद्र पाल जी ने लिखी। बिपिन चंद्र पाल नरम दल सुरेंद्र नाथ बनर्जी से बड़े प्रभावित थे, तथापि कांग्रेस में उनका प्रवेश गरम दलीय के रूप में हुआ था। 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन का बंगाल में प्रचार प्रसार किया। 1907 ईस्वी में उन्हें राजद्रोह के आरोप में कारावास भी हो गया था। 1920 में बिपिन चंद्र पाल जी ने उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का विरोध भी किया था। असहयोग आंदोलन का विरोध किया। 1932 में उनकी मृत्यु भी हो जाती। किसकी?
1932 में किसकी मृत्यु हो जाती है? विपिन चंद्र पाल जी की मृत्यु हो जाती है। यानी गांधी जी के विरोध में भी आ गए थे, ठीक है। आंदोलन कहा कि भाई ये सब क्या कर रहे हो, आना मैदान में, सामने आ जाओ सीधे। विपिन चंद्र पाल ने सहकारी संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया। उनका मानना था कि इससे नेता सीधे जनता के संपर्क में आएंगे सहकारी संस्थाओं के माध्यम से, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पर टिप्पणी कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है भाई, बताएं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात की जाए तो तत्कालीन भारत सचिव उस समय थे एडविन मांटेग्यू ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच करने के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर का आयोग जो था, इस आयोग को हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, क्यों? चूंकि हंटर ने इसका एक प्रकार से निरीक्षण किया था। 14 अक्टूबर 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित किए गए इस आयोग का आधिकारिक नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी इसका नाम था। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था बॉम्बे, दिल्ली तथा पंजाब में घटित हुई हिंसक घटनाओं के कारणों, यानी किन कारणों से घटनाएं घटित हुई, उनकी जांच की जाए, उनके कारणों की जांच की जाए और उनसे निपटने के उपाय को सुझाया जाए। इस आयोग ने 3 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। यह भारतीय सदस्य 3 जो थे, एक तो थे बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति, एक थे बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, और संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य थे और अधिवक्ता पंडित जगत नारायण तथा ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ये 3 व्यक्ति थे। कौन कौन से भैया? बॉम्बे विश्वविद्यालय के उपकुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़। एक व्यक्ति संयुक्त प्रांत के विधायी परिषद के सदस्य थे और अधिवक्ता भी थे पंडित जगत नारायण, ठीक है, वो, और ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ये 3 लोग एक प्रकार से इसमें शामिल थे हंटर कमेटी में। हंटर आयोग ने रिपोर्ट में जनरल डायर के कार्यों की निंदा की, परंतु उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश नहीं करी। इसके अतिरिक्त सरकार ने अंग्रेज अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित किया, जिसे व्हाइट वॉशिंग बिल के नाम से भी जानते हैं। मोतीलाल नेहरू व अन्य नेताओं ने इस अधिनियम की कड़ी आलोचना करी कि भाई देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड यूं ही नहीं हो गया है, इसमें इनकी अंग्रेजों की गलती है और भारतीयों की भी गलती, दोनों गलती है, तो उसको लेकर के एक प्रकार से सही से जांच की जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहली बात, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, ठीक है, इस घटना का महत्व क्या है और जलियांवाला बाग हत्याकांड का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है? पहला पॉइंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का घटना का महत्व क्या है। देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जलियांवाला बाग एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है, जो वर्तमान में देश का एक महत्वपूर्ण स्मारक स्थल है। जलियांवाला बाग घटना उन कारणों में से एक थी जिसके कारण से महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस घटना के विरोध में बंगला कवि व नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1915 ईस्वी में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि का परित्याग भी कर दिया था। भारत की तत्कालीन सरकार ने हंटर आयोग का गठन कर घटना की जांच का आदेश दिया था। आयोग ने वर्ष 1920 में जनरल डायर के कार्यों की निंदा की और उससे सेना में इस्तीफा देने का आदेश भी दिया। तो ये इसका एक प्रकार से घटना का कुछ महत्व है। लेकिन अगर अगला पॉइंट आपका क्या पूछा गया था? अगला पॉइंट आपसे पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या था इसमें। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच करने हेतु अपने स्तर पर एक गैर सरकारी समिति का गठन किया था कांग्रेस ने, ताकि एक प्रकार से वो समिति भी जांच करे कि क्या हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। इसमें गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी और अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित थे। इस समिति ने भी जनरल डायर के कार्यों को अमानवीय बताया, कि कहा कि जनरल डायर ने जो किया है वो गलत किया है। पंजाब में मार्शल कानून लगाने की अनुमति भी, मतलब अनुमति को अनुचित माना कि मार्शल लॉ जो लगा हुआ है पंजाब में वो बिल्कुल गलत लगा हुआ है। तो एक प्रकार से कठोर निंदा करी इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, चूँकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए।
सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनय के साथ हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, यही है सविनय अवज्ञा का अर्थ। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बम्बई में पढ़ता है, वहाँ पर हुई थी। पहले ये पूना में होने वाला था, लेकिन फिर बम्बई में कर दिया गया था, ठीक है, किन्हीं कारणों की बस में। 1929 ईस्वी तक भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की सरकार की घोषणा पर संशय होने लगा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी थी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। अब ये हो गया एक प्रकार से स्वशासन और शासन की बात कि भाई तुम हम पर शासन करो, मतलब कि बाहर से और हम अंदर अंदर अपना थोड़ा बहुत ले लेंगे, ठीक है, वो नहीं हो चलेगा अब, ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से भागो। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी गई कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। कांग्रेस का भारत को स्वतंत्रता में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह एक ऐसा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो शहरों तक पहुंचा और इसमें महिला और एक प्रकार से निचली जाति के लोग थे, सभी लोगों ने भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ की थी। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से उन्होंने एक प्रकार से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से 78 अन्य सदस्यों के साथ और एक अपना थे 79 लोग एक प्रकार से चलते हैं और 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक गांव दांडी के लिए पैदल निकल पड़ते, क्योंकि दांडी पर वहाँ पर एक प्रकार से एक स्थान है, वहाँ पर नमक बनाया जाता है, तो नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, नमक पर कानून नए बने थे, तो उसी नमक कानून को तोड़ने के लिए ये आंदोलन किया था। तो निकल पड़े तथा वहाँ 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे गांधी जी। गांधी जी वहाँ पहुँच करके नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, जो कि ब्रिटिश सरकार का भारत में नमक उत्पादन पर एकाधिकार था। ब्रिटिश सरकार जो चाहती थी वही करती थी, इस वजह से एक प्रकार से भारतीय लोग एक प्रकार से इसको नहीं मानना चाहते थे, इसलिए इसे अवैध माना जाता था। नमक कानून के उल्लंघन के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें विनय के साथ ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा, ब्रिटिश सरकार की आज्ञा को नहीं माना जा रहा था। यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा के आंदोलन के कई कारण थे, वही कारण आपसे पूछे गए हैं, बताइएगा। सभी लोग बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या क्या कारण थे, बताने का प्रयास करें। कई कारण थे इसके। पहला कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का भैया क्या, कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत करने पर भारतीयों के लिए संघर्ष के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग भी नहीं बचा था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो आई थी उसको एक प्रकार नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी अंग्रेजों के समक्ष कि भाई हमारे प्रस्ताव हैं इसको आप मानो, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। तो अब भाई आंदोलन के सिवाय और कोई चारा बचा नहीं। दूसरी बात 1929 से 30 में विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव भी भारत पर पड़ा था, क्योंकि इस समय मंदी पड़ी थी, विश्व पर आर्थिक मंदी पड़ी थी, इस समय पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में इसका भारत पर जो भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक ओर विश्व की महान आर्थिक मंदी, तो दूसरी ओर सोवियत संघ की समाजवादी सफलता और चीन की क्रांति के प्रभाव ने विश्व के कई देशों में क्रांति लगातार इस समय हो रही थी। लोगों ने उसको देखा जा रहा कि भाई चीन में क्रांतियाँ हो रही हैं, रूस में क्रांतियाँ हो रही, तो हम भी एक प्रकार से क्रांति कर सकते हैं। तो किसानों एवं मजदूरों की स्थिति बहुत निम्न हो गई थी यहाँ पर। इससे देश का वातावरण तीव्रता से ब्रिटिश सरकार के विरोध में आ गया। इस विरोध को सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर मोड़ने का कार्य गांधी जी ने कर दिया, ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो एक प्रकार से कारण रहा सविनय अवज्ञा का, वो रहा है साइमन आयोग। साइमन आयोग में भारतीयों की अवहेलना होने से अत्यंत निराश हो गए भारतीय लोग, जो आंदोलन के उदय का एक और कारण बन जाता है, क्योंकि जो ये आयोग था साइमन आयोग, एक प्रकार से भारतीयों के लिए बड़ा बेकार था। इसके अलावा भारत की उपद्रवकारी स्थिति ने भी आंदोलन को प्रेरित किया। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगीं। मेरठ षड्यंत्र केस आप देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस ने लोगों के विचारों को उग्र बनाने के कारण से किसानों, मजदूरों और आतंकवादियों के बीच समान विचार उत्पन्न हो रहे थे। सब सोच रहे थे कि इनको मारो काटो, कहीं से भगाओ कैसे अंग्रेजों को, जिसके कारण हिंसात्मक संघर्ष की भावना प्रबल हो उठी थी। अगली बात ये कि राष्ट्रीयता और देश प्रेम जो है यहाँ पर ये भी पनपने लगा था। राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना से त्रस्त सरकार दिन प्रतिदिन दमन के नए नए उपाय अपनाती रहती थी। इसी संघर्ष में सरकार ने काला कानून पेश किया, जिसे विधानमंडल पहले ही अस्वीकार कर चुका था। इस कानून से जनता में असंतोष बढ़ाने का काम किया, और इसने एक प्रकार से फिर गांधी जी ने इसको एक प्रकार से इसको कहाँ पर मोड़ दिया, आंदोलन के रूप में, सविनय अवज्ञा के रूप में मोड़ दिया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न क्या आ चुका है, साइमन कमीशन की सिफारिशें बताइए। साइमन कमीशन की सिफारिशें क्या थी, फटाफट से आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा महोदय और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। चले, तो साइमन कमीशन जो आया था उसकी क्या क्या सिफारिशें थी भैया। साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। कब प्रकाशित की भैया, 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। किसने, साइमन कमीशन ने। साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहते हैं, जिसकी सिफारिशें कई थीं। पहली सिफारिश थी कि 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। तो ये साइमन कमीशन ने क्या कहा, साइमन कमीशन के द्वारा कहा गया कि जो 1919 में जो एक प्रकार से द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। दूसरी बात कही गई कि भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। तीसरी बात कहा गई कि केंद्र में कोई भी उत्तरदायित्व प्रदान न किया जाएगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। इसके अलावा अगला सुझाव था वर्मा यानी वर्तमान में जो म्यांमार है उसको भारत से अलग कर दिया जाए तथा उड़ीसा और सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए, ये भी इसमें मांग उठी, मतलब कहा गया। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए, ये भी एक प्रकार से साइमन कमीशन में बताया गया। इसके अलावा गवर्नर व गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान दें, ऐसा भी इसमें कहा गया था। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं, और भी एक प्रकार से उद्देश्य थे या और भी एक प्रकार से इसके क्या थे, साइमन कमीशन में और भी चीज़ें बताई गई थी। प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनरीक्षण के लिए एक संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया किया जाए और भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वयं में विकसित हो, ठीक है, जिसमें कभी परिवर्तन किया जा सके समय के साथ। साइमन कमीशन की नियुक्ति से भारतीय दलों में व्याप्त की स्थिति से उबरने और राष्ट्रीय आंदोलन को उत्साहित करने में सहयोग मिला। यद्यपि इस आयोग की भारत में कड़ी आलोचना की गई, बहुत निंदा हुई इस आयोग की, फिर भी उसकी अनेक बातों को 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में स्वीकार किया गया। सर शिव स्वामी अय्यर ने आयोग की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक बताया। शिव स्वामी अय्यर कहते हैं कि ये जो आयोग था, क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन आयोग था, जो इसने सिफारिश दी थी, इसने जो सुझाव दिया था, वह सुझाव रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक भी एक प्रकार से नहीं था, यानी बहुत बेकार था। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मतलब अच्छी चीज़ें नहीं थी। अगला क्वेश्चन आ चुका, गांधी इरविन समझौते पर टिप्पणी लिखिए। गांधी और इरविन जो था, ये लॉर्ड इरविन इसका नाम है। गांधी इरविन समझौता, देखिए गांधी इरविन समझौता होता बेसिकली इसलिए चूँकि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं और इंग्लैंड के जो है तरफ से, उसकी पार्लियामेंट की तरफ से कहा जाता है कि भाई जब तक गांधी नहीं आएंगे तब तक कोनो काम नहीं होगा, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ कि भाई गांधी जी को लाने के लिए एक प्रकार से कुछ भी हद तक जाने को तैयार थे, यानी गांधी जो कह देते उस समय इस इरविन समझौते में, गांधी इरविन, उसमें वो हो जाता। गांधी पर इसी बात को लेकर के आक्षेप लगाई जाती। गांधी जी ने एक प्रकार से ये नहीं कहा कि भाई उनकी फांसी माफ़ कर दो, ठीक है, जो फांसी उस समय हो रही थी, तो ऐसा अगर गांधी जी कह देते तो माफ़ हो जाती। तो इसी बात को लेकर गांधी जी से बहुत सारे लोग खफा रहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से स्थितियों में एक बार पुनः परिवर्तन आया। गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, गांधी जी लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने हेतु तैयार हो गए थे इस आंदोलन, मतलब कि इसके द्वारा, चूँकि एक प्रकार से गांधी जी जब एक प्रकार से आंदोलन यहाँ पर कर रहे थे तो भीमराव अम्बेडकर और तमाम प्रकार के नेता जो थे, मोहम्मद जिन्ना उन्ना पहुँचे रहते थे, वहाँ पर बैठे रहते थे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन गांधी जी नहीं जाते थे। तो वहाँ के मतलब कि ये इरविन कह रहे थे, मतलब कि ये कहते थे कि भाई मुसलमान हमारे तरफ है, भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे थे दलित हमारे तरफ है, सॉरी, बड़ी रात हो गई भाई, मैं सोने का समय था, लेकिन आप लोगों के एक प्रकार से कहने पर मैं आया हूँ
और सुबह मीटिंग में आप लोग क्लास देख रहे होंगे, लेकिन मैं एक प्रकार से भी रात के समय 3 बज रहे होंगे, 3 के आसपास है, ठीक है। तो आपको एक प्रकार से बता दूं कि मैं फिर भी एक प्रकार से बड़ी मेहनत करके आया हूं आपके समक्ष। तो गांधी जो थे, जब भीमराव अम्बेडकर सोच रहे, भीमराव अम्बेडकर कह रहे भाई दलित हमारे तरफ है पूरा, जिन्ना उन्ना कह रहे हैं कि मुसलमान सब हमारे तरफ है, कुछ और नेता थे कह रहे थे भाई फलाने हमारे तरफ है, वो हमारे तरफ है। तो वहाँ के लोग कह रहे हैं भैया जब सब तुम्हारे सबके तरफ हैं तो वहाँ पे कौन बैठ के आंदोलन कर रहा है भारत में? तो कहें भाई गांधी कर रहा है। गांधी के गांधी अरे बाप रे, गांधी को कैसे नहीं? गांधी को बुलाओ गोलमेज सम्मेलन में। मतलब गांधी गोलमेज सम्मेलन में नहीं रहेंगे, कोई निर्णय हुआ ही नहीं बिना गांधी के। यानी गांधी को एक प्रकार से बुलाने के लिए इरविन एक प्रकार से आता है और समझौता होता है बहुत भयानक, ठीक है। इसमें एक प्रकार से यहीं पर तो एक प्रकार से मतलब कि आंदोलन बंद करने के लिए गांधी से बड़ी रिक्वेस्ट करी थी इरविन ने, ठीक है, क्योंकि इरविन पर प्रेशर पड़ रहा था। तो गांधी जी लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने हेतु तैयार हो गए थे। ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए सहमत हो गई थी। यहाँ पर राजनीतिक कैदी, यहीं पर बात फंस गई थी। राजनीतिक कैदी वह कैदी होती जो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, और होते कुछ अलग कैदी होते हैं। राजनीतिक कैदी जैसे उनको क्या जो फांसी देने वाले थे वो राजनीतिक कैदी नहीं माने गए थे। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन पहुंच गए थे, किंतु वार्ता विफल हो गई थी, यानी जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें सफलता नहीं मिली थी। गांधी जी को निराश होकर के स्वदेश लौटना पड़ा। जब गांधी जी भारत आए तो पाया कि अधिकांश नेता जेलों में हैं और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कांग्रेस संस्था एकदम से कह गई कि भाई गैर कानूनी संस्था है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ कर दिया यहाँ पर, किंतु 1934 ईस्वी तक आंदोलन की गति एकदम से मंद पड़ गई थी, क्योंकि आंदोलन जो होता है लंबे समय तक जब हो जाता तो एक प्रकार से दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से लंबे समय तक आंदोलन नहीं करना चाहिए। गांधी इरविन पैक्ट में निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति हुई थी। कौन कौन से बिंदु थे भैया? किन किन मुद्दों पर एक प्रकार से इसमें चीज़ें बताई गई थी? पहली बात तो ये कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे। यहीं पर राजगुरु, सुखदेव और इन सभी को नहीं छोड़ा गया था, क्योंकि वो सब आपराधिक कैदी में शामिल थे, राजनीतिक कैदी में नहीं शामिल थे। अगर यही बात यहाँ पर आपराधिक कैदी के अतिरिक्त अगर यहीं पर हो जाता कि सभी कैदी छोड़ दिए जाएँ तो एक प्रकार सब छूट जाते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो गांधी को आज लोग एक प्रकार जो बोलते हैं वो बोलते नहीं। दूसरी बात, अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाएगी जो भी अपहरण किया गया। तीसरी बात, विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली को स्थगित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है अपहरण कौन, जैसे जो लोग जेलों में बंद थे उनकी ज़मीन वगैरह को हड़प लिया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है। तमाम जो जुर्माने लगाए गए थे वो जुर्माने माफ़ कर दिए जाएंगे, ये सब बातें बताई गई। सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा सरकार के द्वारा, और फिर से उनको नौकरियाँ दी जाएंगी। तमाम प्रकार की बातें यहाँ पर की गई। इसके अलावा समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति भारतीयों को दी जाएगी। इसके अलावा मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाएगी। इसके अलावा आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा वायसराय ने गांधी जी की 2 मांगें अस्वीकार कर दी थी। गांधी जी कहते थे कि आंदोलनकारियों पर होने वाली जो पुलिस ज्यादतियां हैं इनकी सार्वजनिक जांच कराई जाए। यानी जो एक प्रकार से पुलिस ज़बरदस्ती सारी चीज़ें करती हैं, उनको मतलब कि ज़बरदस्ती मारती पीटती है, उसकी जांच हो। और दूसरी बात, भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाए। गांधी जी ने इस बात को कहा था, लेकिन इसको मना कर दिया था किसने? इरविन ने, ठीक है। ये समझौता नहीं हुआ था। अच्छा, गांधी जी इस पर फोर्स नहीं किए थे एकदम से कि नहीं इसको मानो ही। इसी बात को लेकर के लोग गांधी जी से नाराज रहते हैं। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दे पर विचार करते समय परिसंघ, भारतीय उत्तरदायित्व तथा भारतीय हितों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अपरिहार्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसके अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा भारत की वित्तीय साख जैसे मुद्दे शामिल होंगे। जब इस पर चर्चा होगी तब एक प्रकार से हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे, ठीक है। ये सारी बातें हुई थी यहाँ पर। तो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जो कि एक प्रकार से मतलब काफ़ी हद तक ठीक भी था और काफ़ी हद तक इसका एक प्रकार से निष्कर्ष भी उतना निकला नहीं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, गोलमेज सम्मेलन पर टिप्पणी। गोलमेज सम्मेलन होता क्या था? देखें, प्रथम मतलब भारत में प्रशासन की मांग प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख करके ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया था कि भारतीयों को भी सत्ता में भागीदारी देना आवश्यक हो गया है।
अगर भारतीयों को सत्ता में भागीदारी नहीं दी गई तो एक प्रकार से बवाल मच जाएगा। वार्ड सराय उस समय थे लॉर्ड इरविन। 31 अगस्त 1929 की घोषणा के आधार पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था लंदन में। यह प्रस्ताव भारत के नए संविधान के निर्माण हेतु रखा गया था कि भारत में जो नया कानून बनेगा, चूंकि 1935 का अधिनियम आना था, उसी को बनाने के लिए सभी को बुलाना था। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत के विभिन्न राजनीतिक जो दल हैं उनके प्रतिनिधि तथा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों पर एक दल गोलमेज सम्मेलन हेतु लंदन में बुलाया जाएगा। इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत की राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। जो भारत में राजनीतिक समस्याएं हैं, जो समस्याएं बताई थी उन्होंने रिपोर्ट में साइमन कमीशन ने, उस पर विचार किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हेतु 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी के मध्य लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे और उसका कोई मतलब बेसिकली निकला नहीं। ठीक है, क्योंकि गांधी जो थे वो एक ही में, तीसरे में गए थे, बाकी एक प्रकार से वो सही तरीके से सफल भी नहीं हुआ था, वार्ता सफल नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन आ चुका, उदारवादियों की राजनीतिक मांगे बताइए। उदारवादियों की राजनीतिक मांगे क्या थी भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उदारवादियों की राजनीतिक मांगे क्या थी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उदारवादी लोग जो थे वो क्या मांग कर रहे थे। उदारवाद के नेता जो थे, देखिए जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो बेसिकली उदारवाद ही एक प्रकार से अपने जो है चरम मुद्दे पर था। उदारवाद जो था वो अपने एक प्रकार से फुल फॉर्म में कब था, उदारवाद अपने फुल फॉर्म में था महोदय कब, वह एक प्रकार से उदारवाद जो है अपने फुल फॉर्म में कब था महोदय। उदारवाद अपने फुल फॉर्म में था, ठीक है, कब उदारवाद अपने फुल फॉर्म में था, ठीक है, कब 1885 से लेकर के 1906 ईस्वी तक आप देखते उदारवादी नेता जो थे प्रबल मात्रा में रहे या उनका दबदबा रहा। फिर उसके बाद में फिर गरम दल के नेता आते हैं, ठीक है, 20 वर्षों तक एक प्रकार से नरम दल तरीके से रहा। तो उदारवादियों की जो एक प्रकार से मांग थी, उदारवादी नेताओं की क्या मांग थी उसी को बताएं। राजनीतिक मांगे, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी स्थापना के प्रारंभिक 20 वर्षों में अपने वार्षिक अधिवेशनों में, यानी हर वर्ष अधिवेशन होते थे, विभिन्न प्रस्तावों को पारित करके ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारतीय जनता की समस्याओं की ओर आकर्षित किया और नागरिक प्रशासनों में विभिन्न प्रकार के सुधार करने की मांग की। उनकी विभिन्न मांगे एक प्रकार से थीं किसकी, सुधारवादियों की। कौन कौन सी मांगे थी भैया, जो है इनकी किसकी, उदारवादियों की। पहली मांग थी कि राजनीतिक मांगे इनकी पहली क्या थी, प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के हित में अनेक राजनीतिक अधिकारों की मांगे की गई थी। जैसे कि पहली मांग ये की गई थी कि भारतीयों की प्रशासन व्यवस्था में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, यानी भारतीय लोग एक प्रकार से प्रशासन में आएँ। दूसरी बात, विधायी परिषदों में सुधार किया जाए। तीसरी बात, मतलब कि जो कानूनी परिषद है उनमें सुधार किया जाए और केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिलों का विस्तार किया जाए और उसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा नामित सरकारी सदस्यों की संख्या में कमी करके निर्वाचित व गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करी जाए, वृद्धि करी जाए। ठीक है, इसके अलावा चौथी बात कही, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग किया जाए तथा मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रणाली को मान्यता दी जाए। जूरी प्रणाली मतलब कि एक प्रकार से पूरा सिस्टम बैठे, तब चीज़ें एक प्रकार से जनता भी रहे, ठीक है, ताकि 4-5 लोग मिलकर के बताएं कि हाँ निर्णय सही हुआ कि गलत हुआ है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित ना हो निर्णय। वित्तीय व्यवस्था का पुनर्गठन करके भारतीयों के ऊपर से करों का बोझ कम किया जाए, ये भी बात बताई गई। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार के व्यय में ब्रिटिश सरकार भी भागीदारी निभाए और ब्रिटिश सरकार के सैनिक व्यय में कमी की जाए, क्योंकि जो एक प्रकार से भारत का कोष होता था, यहीं से ब्रिटेन के सैनिक की भी एक प्रकार से जो सैनिक होते थे उनकी एक प्रकार से फीस दी जाती थी। क्योंकि ब्रिटेन के सैनिक तो ब्रिटेन के यहाँ से फीस आनी चाहिए, उनके संचित निधि से आनी चाहिए, लेकिन भारतीय ही यहाँ से दी जा रही थी। इससे एक प्रकार से भारतीय लोग खफा थे। तो ये सारी मांगें उन्होंने करी उदारवादी नेताओं ने। आगे देखते हैं, महादेव गोविंद रानाडे पर टिप्पणी कीजिए। महादेव गोविंद रानाडे एक सुधारवादी विचारक हैं और ये एक प्रकार से बड़े विद्वान आदमी थे। महादेव गोविंद रानाडे भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक और विद्वान और न्यायविद भी थे। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अब आप समझ सकते हो महादेव गोविंद रानाडे कितने बड़े स्तर के व्यक्ति हैं। उन्होंने समाज सुधार के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। वे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।
इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का भी समर्थन किया था तथा 1885 ईस्वी के उसके प्रथम बम्बई अधिवेशन में सम्मिलित भी हुए थे। इसके अतिरिक्त वह स्वदेशी वस्तुओं के समर्थक भी थे। दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन में वह शिक्षित व्यक्तियों को देश हित के कार्यों की ओर प्रेरित मोटिवेट किया करते थे। महादेव गोविंद नानाडे ने प्रार्थना समाज के मंच से महाराष्ट्र में जो अंधविश्वास था और एवं हानिकारक रूढ़ियों का विरोध किया खुल करके। उनका धर्म में अंधविश्वास नहीं था, उनका विश्वास था कि समय के अनुसार धार्मिक आचरण में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और वो परिवर्तन एक प्रकार से करते भी रहते थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। वह बाल विवाह के विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। विधवाओं का विवाह किया जाए, बाल विवाह ना किया जाए, इस बात पर जोर देते थे। उन्होंने इसके लिए एक विधवा विवाह मंडल समिति की स्थापना भी की थी, जो विधवाओं का विवाह के लिए एक प्रकार से काम करती थी। क्योंकि जब सती प्रथा बंद हो गई तो विधवाओं की संख्या बढ़ी, तो ऐसे में विधवाओं की शादी की समस्या सामने आई, तो उस समस्या को निपटाने का काम किया। उनका मानना था कि मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रगति एक दूसरे पर आश्रित है। अतः समाज में ऐसा व्यापक सुधारवादी आंदोलन होना चाहिए जो मानव के चतुर्मुखी विकास में सहायक हो, ताकि मानव का चौतरफा विकास संभव हो पाए। उनका मानना था कि केवल पुरानी पीढ़ियों को तोड़ करके सामाजिक सुधार नहीं किया जा सकता, कि केवल आप पुरानी पीढ़ी को तोड़ करके नई विचार ले आएँ, बस आपका हो गया सुधार, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनके लिए देश की एकता सर्वोपरि थी। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक भारतवासी को यह समझना चाहिए कि पहले मैं भारतीय हूँ और बाद में हिंदू हूँ, बाद में ईसाई हूँ, बाद में पारसी मुसलमान हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या हूँ? पहले मैं भारतीय हूँ। जब ऐसी विचारधारा आएगी तभी आगे का काम बढ़ेगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगर जिन बच्चों को एक प्रकार से जुड़ना है हमारे साथ, वो जुड़ सकते हैं। अभी आज सुबह एक प्रकार से ये क्लास मैंने ली थी, मतलब आज सुबह, मतलब कि ये आपने रात में क्लास ली थी, मैंने लगभग 10 बजे 9 बजे क्लास लगाई थी, लेकिन 10 बज गई थी। विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता की क्लास है, BA BSc BCom 2025 का सेमेस्टर 5 के को करिकुलर में एक प्रकार से 150 क्वेश्चंस की मैंने श्रृंखला लगाई थी, महासंग्राम रिवीजन क्लास की। आपने इसको देखा होगा, ठीक है। तो इसके एक प्रकार से इन सभी की PDF आपको मिल जाएगी। अगर आपने नहीं एक प्रकार से अभी देखा तो SMS करें 91 61 93 60 62 पर आप SMS करके आप एक प्रकार सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके फटाफट से आप भेजिएगा, ठीक है। अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप से जुड़ जाएगा। अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको एक प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिल जाएंगे। 5th सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट आपके जो मेजर वाले हैं उनके, और एक को करिकुलर का सब्जेक्ट होता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जो मैंने आपको दिखाया था, विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता। तो इसका PDF सभी का मिल जाएगा, आपको बारीकी के साथ आप समझ पाएंगे। जैसे आज जो क्लास हुई इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट से जुड़ सकते हैं। पेपर 1 का मैंने कर दिया, पेपर 2 का भी मैंने एक दिन महासंग्राम वीडियो दी थी, और भी समय आएगा तो मैं पेपर 2 का भी जल्दी आपके समझ दे दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रेम हमेशा बनाए रखिएगा, ऐसे ही लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।